नमस्कार। आज हम भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की लगभग 70 साल लंबी कहानी में गोता लगाएंगे। ये कहानी है आत्मनिर्भर बनने की, एक ऐसे सपने की जिसे भारत ने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से हकीकत में बदल दिया। तो चलिए इस शानदार सफर के 5 सबसे अहम पड़ावों को समझते हैं, एक सपने की शुरुआत से लेकर आज दुनिया में भारत की एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर पहचान तक। हमारी कहानी शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद के भारत से, जहां एक नए देश के लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा जा रहा था, एटॉमिक एनर्जी का सपना। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए न्यूक्लियर साइंस सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये थी आधुनिक भारत की नई पुकार। वो इसे भारत की तरक्की और आत्मनिर्भरता के लिए बेहद जरूरी मानते थे, और इसी शक्तिशाली सोच ने, आप कह सकते हैं, पूरे कार्यक्रम की नींव रखी। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, एक्शन भी देखिए कितनी तेजी से हुआ। आज़ादी के बस 1 साल के अंदर ही 1948 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास हो गया और एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी बन गया। और इसकी कमान किसे मिली? दूरदर्शी वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर भाभा का विजन तो कमाल का था। उन्होंने एक जबरदस्त 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया। इसका लक्ष्य था भारत के पास मौजूद थोरियम के विशाल भंडार का इस्तेमाल करना, जो दुनिया का लगभग 25% है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी जादुई रेसिपी थी जो न सिर्फ खाना पकाती बल्कि भविष्य में खाना पकाने के लिए और भी ईंधन बना देती। आत्मनिर्भरता की तरफ ये एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। शांतिपूर्ण इरादों से हटकर अब फोकस एक नई और बहुत जरूरी सुरक्षा चुनौती पर आ गया। साल था 1964। ये वो साल था जिसने भारत की स्ट्रेटेजिक सोच को पूरी तरह बदल दिया। भारत के शांतिपूर्ण न्यूक्लियर सपने पर एक बड़ा साया मंडराने लगा था, क्योंकि पड़ोस में कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे समीकरण बदल दिए। देखिए, एक तरफ भारत अप्सरा और साइरस जैसे रिएक्टर्स के साथ शांति से एनर्जी बनाने पर काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ 1964 में चीन ने लोप नूर में अपना पहला एटम बॉम्ब टेस्ट कर दिया। सोचिए, 1962 की लड़ाई के ठीक 2 साल बाद हुई इस घटना ने भारत के सामने एक सीधा सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा कर दिया। इस एक टेस्ट ने देश के अंदर की पूरी पॉलिटिकल डिबेट को पलट कर रख दिया, और अब न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए सपोर्ट तेजी से बढ़ने लगा। यहीं से खेल हमेशा के लिए बदल गया, और इसने अगले बड़े पड़ाव की नींव रखी। भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट और दुनिया के लिए उसका बहुत सावधानी से तैयार किया गया पॉलिटिकल मैसेज। और फिर आया स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर धमाका किया। ये एक बहुत ही दाद बहादुर कदम था, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। मजे की बात यह है कि भारत ने इसे एटम बम का नाम नहीं दिया, ऑफिशियली इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी PNE कहा गया। ये दुनिया को एक स्ट्रेटेजिक मैसेज देने की सोची समझी कोशिश थी कि हमारा इरादा मिलिट्री नहीं बल्कि अपनी साइंटिफिक कैपेबिलिटी दिखाना है। पर दुनिया ने ये तर्क नहीं माना। रिएक्शन बहुत तगड़ा था। कई देशों ने बैन लगा दिए और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG बना दिया गया। पर आयन ये थी कि इस न्यूक्लियर आइसोलेशन ने भारत को पूरी तरह से स्वदेशी प्रोग्राम बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट कर दिया। और अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो निर्णायक टेस्ट जिसने भारत को एक ऐसी न्यूक्लियर पावर बना दिया जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फिर आया मई 1998 का महीना। ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। इस बार एक नहीं बल्कि 5 टेस्ट किए गए, और इसमें एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस यानी हाइड्रोजन बम भी शामिल था। ये कोई छोटा कदम नहीं था, ये भारत के लिए एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल छलांग थी। भारत अब दुनिया के सबसे एडवांस न्यूक्लियर देशों की लीग में शामिल हो गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुए ये टेस्ट सिर्फ एक बम का धमाका नहीं थे, ये अलग अलग क्षमताओं का एक पूरा शोकेस था। इसमें फिशन डिवाइस थे, कम यील्ड वाले डिवाइस थे, और यहाँ तक कि सब किलोटन डिवाइस भी थे। ये दुनिया को एक साफ संदेश था कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब पूरी तरह से मैच्योर और वर्सेटाइल हो चुका है। इन टेस्ट के फौरन बाद भारत ने एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर के तौर पर अपनी पोजीशन क्लियर की। इसने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी घोषित की, मतलब भारत कभी भी न्यूक्लियर हथियारों से हमला करने वाला पहला देश नहीं होगा।
और ये सिद्धांत आज भी भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी की नींव है। अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे भारत एक अलग-थलग पड़े देश से न्यूक्लियर वर्ल्ड का एक अहम सदस्य बना। महज एक दशक में डिप्लोमेसी का पूरा खेल ही बदल गया। सोचिए, 1998 में जहां भारत पर कड़े बैन लगे थे, वही 2008 तक इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील और एनएसजी वेवर के साथ भारत ने ग्लोबल एक्सेप्टेंस हासिल कर ली। जो देश कल तक बाहरी था, अब दुनिया के लिए एक अहम पार्टनर बन चुका था। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, भारत ने एक मजबूत न्यूक्लियर ट्रायड भी डेवलप किया। इसका मतलब है जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने की काबिलियत। अग्नि मिसाइलें, मिराज जैसे फाइटर जेट्स और आईएनएस अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और भी मजबूत हो गई। तो आज भारत कहाँ खड़ा है? आज भारत के पास करीब 150 से 160 न्यूक्लियर वेपन्स, 22 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स और एक फुल न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता है। ये सब मिलकर भारत को दुनिया की एक बड़ी और स्थापित न्यूक्लियर पावर बनाते हैं। ये एक लाइन भारत की पूरी न्यूक्लियर जर्नी के पीछे की फिलॉसफी को बता देती है। ये सफर सिर्फ ताकत हासिल करने का नहीं रहा, ये हमेशा से आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और उस साइंटिफिक तरक्की के बारे में रहा है जो देश को मजबूत बनाती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। डिफेंस के लिए एटम पर महारत हासिल करने के बाद आत्मनिर्भरता की राह में भारत की खोज का अगला बड़ा साइंटिफिक या स्ट्रेटेजिक चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में भारत के भविष्य को तय करेगा।